नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ISO IEC 17025 के क्लोज 6 जो कि है रिसोर्स रिक्वायरमेंट, उसका सब क्लोज 6.4 इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। क्योंकि इस सब क्लोज के अंदर में रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा है और वीडियो लंबी बन जाएगी, इसीलिए हमने इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम लोग 6.4.1 से लेकर 6.4.8 तक के बीच के सारे रिक्वायरमेंट को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इक्विपमेंट क्या है। द थिंग्स दैट आर नीडेड टू डू अ पार्टिकुलर वर्क। जिस चीज़ की सहायता से हम किसी काम को करते हैं उस चीज़ को हम इक्विपमेंट कहते हैं। तो इसका सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है सब क्लोज 6.4.1, laboratories shall have access to equipment including but not limited to measuring instruments, software, measurement standards, reference materials, reference data, reagents, consumables or auxiliary apparatus which is required for the correct performance of laboratory activities and which can influence the result। लेबोरेटरी को अपने काम को परफॉर्म करने के लिए जिस भी तरह का इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होता है उसका एक्सेस लेबोरेटरी के पास होना चाहिए। और यहाँ इक्विपमेंट में इंक्लूड है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जैसे लेंथ के लिए हम लोग स्केल का यूज करते हैं, वेट को मेजर करने के लिए हम वैंग बैलेंस का यूज करते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर, ये भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। लेबोरेटरी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है जिससे वो अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस करती है वो भी लेबोरेटरी के लिए एक इक्विपमेंट होता है। इसके बाद मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल या लेबोरेटरी का खुद का स्टैंडर्ड है जिससे किसी चीज़ को मेजर करते हैं वो भी लेबोरेटरी के लिए इक्विपमेंट माना गया है। रेफरेंस मटेरियल, कई लेबोरेटरी रेफरेंस मटेरियल को यूज करती है तो वो भी इक्विपमेंट हुआ। और इसके बाद है रेफरेंस डेटा, जो भी ओल्ड डेटा हमारे पास है जिसकी सहायता से हम आगे अपना वर्क करने वाले हैं उसको भी इक्विपमेंट माना गया है। इसके बाद है रीएजेंट्स। रीएजेंट्स मीन्स अ सब्सटेंस यूज्ड टू कैरी आउट अ लेबोरेटरी टेस्ट। वह सब्सटेंस जिसकी सहायता से हम लोग लेबोरेटरी का टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको रीएजेंट्स कहते हैं। इट मे बी यूज इन केमिकल रिएक्शन टू डिटेक्ट, मेजर और मेक अदर सब्सटेंसेज। इसका यूज किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए या अलग तरह के सब्सटेंस को बनाने के लिए। फिर आता है कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स आर गुड्स दैट यूज ऑन रेगुलर बेसिस। डेली बेसिस पे जो भी हम यूज करते हैं उसको कंज्यूमेबल्स बोलते हैं, वो भी एक तरह से इक्विपमेंट ही माना जाता है। और इसके बाद है एक्सिलरी अपरेटस। तो एक्सिलरी अपरेटस होता है, इट रेफर टू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज केपेबल दैट ऑफ फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका यूज हम इंडिपेंडेंटली करते हैं उसको हम एक्सिलरी अपरेटस कहते हैं। और यह भी एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटी एंड विच कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। इस तरह की सभी चीज़ें जिसका उपयोग हम लोग लेबोरेटरी एक्टिविटी को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए करते हैं और जिसका इन्फ्लुएंस रिजल्ट के ऊपर होता है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे लेबोरेटरी के लिए इक्विपमेंट माना गया है। तो इस सब क्लोज को हम लोग जब क्वालिटी मैनुअल में लिखेंगे तो उसमें हम लिख सकते हैं, द लेबोरेटरी इज फर्निश्ड विथ ऑल टेस्ट इक्विपमेंट एज वेल डिफाइंड स्कोप ऑफ द लेबोरेटरी फॉर द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ टेस्ट एंड विच कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। यानी लेबोरेटरी को फर्निश किया गया है हर तरह के इक्विपमेंट से और जिससे कि लेबोरेटरी की एक्टिविटी को सही तरह से परफॉर्म करते हैं। इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम, इसके अंदर इंक्लूड है टेस्ट आइटम को प्रिपरेशन के लिए, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट को प्रोसेस करने के लिए और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट रिपोर्ट को एनालिसिस करने के लिए जो भी इक्विपमेंट का यूज किया जाता है वो लेबोरेटरी के पास अवेलेबल है एंड विच कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। और जिस इक्विपमेंट से लेबोरेटरी का रिजल्ट प्रभावित होता है उस सभी तरह के इक्विपमेंट का
एक्सेस लेबोरेटरी के पास है और लेबोरेटरी ने अपने स्कोप के अंदर वो सभी इक्विपमेंट को डिफाइन कर रखा है। इस इक्विपमेंट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सॉफ्टवेयर है, मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स है, रेफरेंस मटेरियल है। और रेफरेंस मटेरियल के लिए यह स्टैंडर्ड रिकमेंड करती है ISO 17034। उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेफरेंस मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। फिर है रेफरेंस डेटा या रीएजेंट्स और कंज्यूमेबल्स। फिर है एक्सिलरी एपरेटस। तो इस सब में आपके पास जो भी इक्विपमेंट है या जिस तरह के इक्विपमेंट है जो भी आप लेबोरेटरी के वर्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लास्ट एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं, इक्विपमेंट्स एंड इट्स सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर टेस्टिंग आर कैपेबल फॉर अचीविंग द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड एंड कंप्लाई विथ स्पेसिफिकेशन रिलेवेंट टू द टेस्ट स्टैंडर्ड कंसर्न। यानी जो भी इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर हम लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं वो कैपेबल है एक्यूरेट रिजल्ट को अचीव करने में एंड कंप्लाई विथ द स्पेसिफिकेशन रिलेवेंट टू द टेस्ट स्टैंडर्ड्स कंसर्न। और जो भी टेस्ट स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है उसको हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो कंप्लाई करता है और हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है वो एज पर टेस्ट स्टैंडर्ड ही है। इसके आगे एक नोट दिया हुआ है, इसको थोड़ा संक्षेप में जानते हैं। मल्टीट्यूड ऑफ नेम्स एग्जिस्ट फॉर रेफरेंस मटेरियल एंड सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स इंक्लूडिंग रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स रेफरेंस मटेरियल्स एंड क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल्स। मेनली यह जो स्टैंडर्ड है ISO 17025 वो रेफरेंस मटेरियल और सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल दो वर्ड का यूज किया है रेफरेंस मटेरियल को शो करने के लिए। इसमें यह बताया गया कि इसके अलावा भी अलग अलग वर्ड्स होता है जो इसी चीज़ को डिफाइन करता है। आगे हम संक्षेप में जान लेते हैं कि रेफरेंस मटेरियल और सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल क्या होता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो रेफरेंस मटेरियल्स sufficient homogeneous and stable with respect to one or more specified properties which has been established to be fit for its intended use in the measurement process। ऐसा मटेरियल जो sufficient homogeneous और stable हो यानी रिएक्ट ना करे with respect to one or more specified properties जो एक तरह का या एक से अधिक तरह के specified property के accordingly हो which has been established for fit for its intended use in measurement process। और इसको establish किया गया है किसी खास तरह के measurement process को करने के लिए। सेकेंड है certified reference materials, इसको हम CRM भी बोलते हैं। reference material characterized by a metrological valid procedure for one or more specified properties accompanied by a certificate that provide the value of the specified property, it associated uncertainty and a statement of metrological traceability। ये भी रेफरेंस मटेरियल ही होता है लेकिन इसका विशेषता यह है कि इसके अंदर मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी को इंक्लूड किया जाता है। साथ ही अकम्पनाइज बाय अ सर्टिफिकेट, इसके साथ ही सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल के साथ एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है that provide the value of the specified property, its associated uncertainty and statement of metrological traceability। और इस सर्टिफिकेट में अनसर्टेनिटी और स्टेटमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी यानी इसका ट्रेसिबिलिटी के बारे में और अनसर्टेनिटी के बारे में डिफाइन किया जाता है। रेफरेंस मटेरियल और सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल का जो यूज होता है वो बेसिकली कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट का जब हम कैलिब्रेशन करते हैं उस टाइम में यूज होता है। वैलिडेशन ऑफ मेथड, किसी भी नए या पुराने मेथड को जब हम वैलिडेट करते हैं उस टाइम भी इसका यूज हो सकता है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए रेफरेंस मटेरियल या सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल CRM का यूज होता है। परफॉर्मेंस एंड प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, जब लैब में हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं या कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है उस टाइम इसका यूज हो सकता है। प्रोसेस कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन डेली लेबोरेटरी यूटिंग, यानी लेबोरेटरी के अंदर में प्रोसेस कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में भी इसका यूज होता है। अब इक्विपमेंट को लेकर जो NAVL का गाइडेंस है उसको देखते हैं। लेबोरेटरी शैल हैव एक्सेस टू द इक्विपमेंट फॉर इट्स डेडिकेटेड यूज ओनली, ईदर बाय ऑनरशिप और बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लीज। यानी लेबोरेटरी के वर्क को परफॉर्म करने के लिए लेबोरेटरी के पास इक्विपमेंट का एक्सेस होना चाहिए, तो या तो ऑनरशिप के फॉर्म में होना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट या लीज के फॉर्म में होना चाहिए। यानी लेबोरेटरी के पास खुद का परचेज किया हुआ इक्विपमेंट ही होना चाहिए।
आप दूसरे का इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर सकते अपने लैब के अंदर, आपका खुद का अपना इक्विपमेंट होना चाहिए। इसके अलावा आप कॉन्ट्रैक्ट पे या लीज पे भी इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट या लीज लंबे समय तक का होना चाहिए। सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ऑफ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम से कम 2 सालों के लिए होना चाहिए। द कंट्रोल ऑफ सच इक्विपमेंट शैल बी लाई विथ द लैबोरेटरी अंडर द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। और इस तरह का इक्विपमेंट का जो नियंत्रण है वो लैबोरेटरी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट की तरह ही करेगा। सेकेंड है इन एक्सेप्शनल केस वेयर द टेस्ट फैसिलिटी इज यूनिक इन नेचर एंड इज द ओनली फैसिलिटी अवेलेबल इन द कंट्री, द लैबोरेटरी में यूज द टेस्ट फैसिलिटी विदाउट ऑनिंग इट बट विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन एंड एग्रीमेंट। यानी उस तरह का कुछ यूनिक फैसिलिटी जो अपने कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर हम विदाउट ऑनिंग इक्विपमेंट का भी यूज कर सकते हैं। यानी उस तरह का इक्विपमेंट का भी यूज कर सकते हैं जिसको हमने परचेज नहीं किया है, लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन और एग्रीमेंट करके रखना होगा। नाउ दिस इज 6.4.2 इन दोज केसेस वेयर द लैबोरेटरी यूजेज इक्विपमेंट आउटसाइड इट्स परमानेंट कंट्रोल, इट शैल इंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट फॉर द इक्विपमेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर मेट। आउट ऑफ परमानेंट फैसिलिटी शैल आल्सो मीट रिक्वायरमेंट। जब कभी भी हम लैबोरेटरी के किसी इक्विपमेंट का यूज और साइट इट परमानेंट कंट्रोल, यानी जो हमारा परमानेंट कंट्रोल है या परमानेंट फैसिलिटी है उसके अलावा कहीं और कर रहे हैं, यानी जो हमारा परमानेंट लैब है वहाँ पर हम टेस्ट ना करके अगर कहीं साइट टेस्टिंग करते हैं या मोबाइल टेस्टिंग करते हैं या कस्टमर के वहाँ जाकर टेस्टिंग करते हैं, सो उस कंडीशन में हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट का जो रिक्वायरमेंट इस स्टैंडर्ड में दिया गया है वो उस कंडीशन में भी मीट करे। यानी लैब के बाहर अगर हम कहीं टेस्ट कर रहे हैं, किसी साइट पे टेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम भी सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल होने चाहिए। बेसिकली कई लैबोरेटरी ऐसा होता है जिसके पास केवल परमानेंट फैसिलिटी होता है और वो उसी फैसिलिटी पर टेस्टिंग एक्टिविटी किया करती है, तो उसके लिए यह रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप लिख सकते हो द लैबोरेटरी डज नॉट यूज इक्विपमेंट आउटसाइड। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं इक्विपमेंट आउटसाइड द परमानेंट कंट्रोल द लैबोरेटरी इज नॉट नॉर्मली यूज फॉर प्रोवाइडिंग मेजरमेंट सर्विसेज। हाउएवर, जब कभी इफ इट इज नेसेसरी टू डू सो द ऑथराइजेशन ऑफ हेड ऑफ लैब is to be sought and must ensure that all necessary calibration and verification procedure have been carried out। वो उस लेबोरेटरी के लिए है जो कभी कभार लैब के अलावा कहीं और परफॉर्मेंस करती है। तो वो इस तरह से लिख सकता है कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि इक्विपमेंट लैब के बाहर कहीं पे जाए, लेकिन उस कंडीशन में अगर कभी करना पड़ रहा है तो लेबोरेटरी का जो हेड है वो इंश्योर करता है सभी तरह का नेसेसरी कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो है उसको फॉलो किया जाए। ये तीसरा कंडीशन उसके लिए है जो जनरली लैब से बाहर टेस्टिंग करता है, तो वो लिख सकते हैं इक्विपमेंट यूज्ड इन द टेस्टिंग एट साइट फॉर कंडक्टिंग द टेस्टिंग, प्रॉपर केयर इज टेकन एंड फंक्शनल चेक्स आर कंडक्टेड बिफोर सेंडिंग द इक्विपमेंट एट साइट एंड ड्यूरिंग रिसिप्ट at laboratory after completion of work at site. Proper control is established to maintain accuracy of the equipment used at site। तो ये आपको देखना है कि आपका लेबोरेटरी किस तरह का है। आप केवल परमानेंट फैसिलिटी पे काम करते हैं तो फर्स्ट वाला पॉइंट जो है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कभी कभार साइट टेस्टिंग भी कर लिया करते हैं तो सेकेंड वाला सही रहेगा। अगर आप जनरली बाहर मेजरमेंट या टेस्टिंग करते हैं उस टाइम आप तीसरा वाला पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। 6.4.3 द लेबोरेटरी शैल हैव अ प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड यूज एंड प्लांट मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन और डिटोरेशन। शैल हैव अ प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, यूज एंड प्लांट मेंटेनेंस। तो लेबोरेटरी के पास एक प्रोसीजर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेल है इसका मतलब ये मैंडेटरी है। किसके लिए प्रोसीजर होना चाहिए? इक्विपमेंट के हैंडलिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए एंड यूज एंड प्लांट मेंटेनेंस, इक्विपमेंट के
यूज के लिए और प्लांट मेंटेनेंस जिसको हम पहले से प्लान करके रखते हैं, तो इसके लिए एक प्रोसीजर होना चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग, जिससे कि यह इंश्योर किया जाए कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहे, वो सही से वर्क करता रहे। एंड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन और डिटेरियोरेशन। जानते हैं कंटामिनेशन क्या होता है? कंटामिनेशन इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, impurity or some other undesirable element that spoils, corrupts, infects, making unfit or make inferior a material, a physical body, a natural environment or workplace। तो कंटामिनेशन प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कोई छोटा सा पार्ट्स या घटक, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि, या फिर कोई अनडिजायरेबल एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो हमें नहीं चाहिए, हमारा इच्छा के विरुद्ध, कोई स्पॉइल यानी कोई गंदगी, करप्ट्स, इनफैक्ट्स, मेकिंग अनफिट और मेक इंफीरियर, कोई भी इस तरह का मटेरियल जो किसी फिजिकल बॉडी को, किसी मटेरियल को या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट को या फिर वर्क प्लेस जहाँ पे हम काम करते हैं उस सब को खराब कर दे, उस तरह के चीज़ को हम कंटामिनेशन कहते हैं। ऐसा ही डिटेरियोरेशन, टू मेक इन्फीरियर इन क्वालिटी और वैल्यू, मतलब किसी भी चीज़ की जो वैल्यू कम कर दे उसको हम डिटेरियोरेशन कहते हैं, यानी स्थिति में गिरावट, मतलब जो पहले है उसको उस टाइम के साथ वो खराब कर दे। तो लेबोरेटरी के इक्विपमेंट को मेंटेन रखने के लिए हैंडलिंग सही से हो, ट्रांसपोर्टेशन सही से हो, उसका स्टोरेज सही से हो और यूज कैसे करना है और जो भी उसका मेंटेनेंस हो समय पे हो, इस सब को इंश्योर करने के लिए हमें एक प्रोसीजर बनाना है जिससे कि कंटेमिनेशन और डिटेरियोरेशन को प्रिवेंट कर सके, मतलब रोका जा सके, उस इक्विपमेंट को खराब होने से बचाया जा सके। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द लेबोरेटरी हैज एस्टैब्लिश एंड इम्प्लीमेंटेड अ प्रोसीजर फॉर सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज, यूजेज, प्लांट मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड डिटेरियोरेशन। जो भी टर्म्स है इधर उसको थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं। हैंडलिंग क्या होता है? हैंडलिंग का मीनिंग होता है टू कंट्रोल समथिंग, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, उसका देख रेख करना। ऑल द इक्विपमेंट्स आर हैंडल्ड सेफली एज पर मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग देयर यूज, मतलब जब भी हम इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं उसका हैंडलिंग जो है वो एज पर मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस के आधार पे ही होता है। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में आप लिख सकते हैं, whenever any equipment need to be transported, safe transportation of equipment is ensured by proper packaging and taking personal care. Such situation arises only when equipment is sent for calibration to external calibration agency। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो परमानेंट फैसिलिटी वालों के लिए है। तो ऐसा सिचुएशन तभी होता है जब हम अपने इक्विपमेंट को कैलिब्रेशन के लिए एक्सटर्नल कैलिब्रेशन एजेंसी के पास भेजते हैं, उस समय हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर है स्टोरेज। इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सूटेबल फॉर ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट आर मेंटेन इन द एरिया इन विच दे आर लोकेटेड। अपने इक्विपमेंट को स्टोरेज के लिए जो भी जगह हम चूज करते हैं, हम उस जगह के इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या अलग या कोई और रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करके रखते हैं। देन है यूज। अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस on the use including any relevant manual are provided by the manufacturer of the equipment is available for use by the appropriate laboratory person. Laboratory equipment is used by authorized personnel and is used for testing purpose only। यानी जो भी मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर वर्क इंस्ट्रक्शन होता है कि इस इक्विपमेंट को कैसे यूज किया जाना है, तो उसको जो भी उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट लैब पर्सन होता है उसके पास वो सब जानकारी होती है और लैब का जो भी इक्विपमेंट है उसको केवल लैब के ऑथराइज पर्सन ही यूज कर सकता है और केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए ही उस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। लास्ट में मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट इज कैरीड आउट ऑन रेगुलर बेसिस। इट इज डन आइदर थ्रू द मैन्युफैक्चर ऑफ द इंस्ट्रक्शन और थ्रू अप्रूव्ड सर्विस प्रोवाइडर और थ्रू ट्रेन लेबोरेटरी पर्सनल। यानी लेबोरेटरी का जो मेंटेनेंस है वो पहले से प्लान होता है और उसको रेगुलर बेसिस पे किया जाता है और जो भी मैन्युफैक्चरर का इंस्ट्रक्शन है उसी के आधार पर इसका मेंटेनेंस होता है। इसके साथ ही हम बाहर के एजेंसी को भी हायर करते हैं। कई सारे लैब में बाहर की एजेंसी ही मेंटेनेंस करता है, कहीं में इंटरनल भी होता है और कई छोटे लैब में क्या होता है कि
कि जो ट्रेन पर्सन होता है उसी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो प्लांट मेंटेनेंस को समय पर कैरी आउट किया करे। 6.4.4 द लेबोरेटरी शैल वेरीफाई दैट इक्विपमेंट कन्फॉर्म टू specified requirement before being placed or returned into service. Shall verify the conform with requirement prior placing into service and return into service. यहाँ भी shall है तो ये भी एक requirement है। तो the laboratory shall verify, laboratory यह verify करेगा before being placed और रिटर्न इनटू सर्विस कि कोई भी इक्विपमेंट को प्लेस करने से पहले, यानी जब भी हम कोई नया इक्विपमेंट खरीदते हैं और उसको यूज करना होता है तो टेस्ट करने से पहले हमें यह वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो इक्विपमेंट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट को कंफर्म करता है या नहीं करता, यानी जिस पर्पज से हम उस इक्विपमेंट को खरीद रहे हैं उस पर्पज को वो सॉल्व करता है कि नहीं करता। इसको हमें वेरीफाई करना है और उस वेरीफाई का रिकॉर्ड को हमें मेंटेन करके रखना होता है। इसके साथ ही रिटर्न इनटू सर्विस, मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट हम आउट ऑफ सर्विस रखते हैं और दोबारा से उसको हमें यूज करना है लंबे समय के बाद, तो उससे पहले भी हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो इक्विपमेंट है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो वर्किंग कंडीशन में है तभी उसका यूज किया जा सकता है। तो इसमें आप लिख सकते हो द लेबोरेटरी मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट देयर इट कंफर्म दैट द इक्विपमेंट इज फिट फॉर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, यानी लेबोरेटरी चेक करता है इक्विपमेंट को और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है जहाँ पर यह दर्शाया जाता है कि ये जो इक्विपमेंट है वो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट के लिए, यानी उस इक्विपमेंट से हम जो भी काम लेने वाले हैं उस काम के लिए वो इक्विपमेंट फिट है, ओके है। सेकेंड पॉइंट, वेन फॉर वाट एवर रीजन, जब भी किसी भी रीजन से इक्विपमेंट गोज आउटसाइड द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर कोई इक्विपमेंट भेजा जा रहा है, यानी लेबोरेटरी के परमानेंट फैसिलिटी से बाहर भेजा जा रहा है, द लेबोरेटरी इंश्योर दैट द फंक्शन एंड कैलिब्रेशन स्टेटस ऑफ द इक्विपमेंट आर चेक्ड एंड साउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी बिफोर द इक्विपमेंट इज रिटर्न टू द सर्विस। तो जब भी इक्विपमेंट को हम बाहर भेजते हैं तो और उसके बाद फिर से वापस रिटर्न करते हैं, उसका फंक्शन और कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ओके है और वो सेटिस्फैक्टरी शो कर रहा है। तीसरा पॉइंट है द डिटेल ऑफ चेक कंडक्टेड आर रिकॉर्डेड इन द इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड, इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होता है उसको एक इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड में हम मेंटेन करके रखते हैं, जहाँ पर उस इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन स्टेटस और मेंटेनेंस स्टेटस, कभी वो आउट ऑफ सर्विस रहा तो उसका रिकॉर्ड सारा कुछ उसके अंदर मेंटेन रहता है। लास्ट में इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड आर मेंटेन फॉर ऑल द इक्विपमेंट यूज इन द टेस्टिंग, वो सभी इक्विपमेंट जिसका यूज हम करते हैं अपने लैब के अंदर उस सभी के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। 6.4.5 The equipment used for the measurement shall be capable of achieving the measurement accuracy or measurement uncertainty required to provide a valid result. Shall be capable to achieve accuracy and MU, यानी measurement uncertainty to provide a valid result. जो भी equipment हम यूज कर रहे हैं उसका accuracy और MU को अचीव करने की कैपेबिलिटी उस equipment में होनी चाहिए। द इक्विपमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट, लैब के अंदर मेजरमेंट के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज किया जा रहा है इक्विपमेंट उस एक्यूरेसी और एमयू को अचीव कर सके, ऐसा उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। टू प्रोवाइड अ वैलिड रिजल्ट, जिससे कि सही रिजल्ट आ सके। इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ इंश्योर्ड दैट ऑल लैबोरेटरी इक्विपमेंट एंड इट्स सॉफ्टवेयर यूज फॉर टेस्टिंग और मेजरमेंट आर कैपेबल ऑफ अचीविंग द एक्यूरेसी और मेजरमेंट अनसर्टेनिटी रिक्वायर्ड एंड comply with specification relevant to the concerned test standards। यह इंश्योर किया जाता है कि लैब के पास जो भी इक्विपमेंट है और लैब के पास जो सॉफ्टवेयर है जिसका यूज टेस्टिंग या मेजरमेंट के लिए किया जाता है वो कैपेबल है उस एक्यूरेसी और मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को अचीव करने में जो कि रिक्वायरमेंट है, एंड कंप्लाई विथ स्पेसिफिकेशन रिलेवेंट टू द कंसर्न टेस्ट स्टैंडर्ड, जो भी रिलेवेंट टेस्ट स्टैंडर्ड है, जो भी कंसर्न टेस्ट स्टैंडर्ड है उसके रिक्वायरमेंट को लैब का जो इक्विपमेंट है वो कंप्लाई करता है। जब भी लैब के अंदर हम कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं तो इसके लिए हम एक फॉर्मेट बना लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है उसको हम एक तरफ लिखेंगे जिसमें इक्विपमेंट के लेकर जो भी उसका रिक्वायरमेंट हो, जैसे एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, एमयू कितनी होनी चाहिए, लिस्ट काउंट्स क्या होना चाहिए, उसका रेंज क्या होना चाहिए, ये सब एक तरफ लिखेंगे। फिर हम आगे अपना इक्विपमेंट का डिटेल लिखेंगे कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसका एक्यूरेसी क्या है, रेंज क्या है, लिस्ट काउंट क्या है, और लास्ट में हम एक कॉलम छोड़ देंगे और लास्ट का जो कॉलम होगा वो ये डिफाइन करेगा कि हमारा इक्विपमेंट का जो स्पेसिफिकेशन है वो स्टैंडर्ड को
कंप्लाई कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, ऑल लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स आर कैलिब्रेटेड एंड सच कैलिब्रेशन डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट आर रिव्यूड पेरियोडिकली। लेबोरेटरी के अंदर जो भी इक्विपमेंट है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं सारे के सारे कैलिब्रेटेड हैं। सच कैलिब्रेशन डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट आर रिव्यूड, और इस इक्विपमेंट का जो भी कैलिब्रेशन डिटेल है उसको समय समय पर रिव्यू किया जाता है। ये समझने के लिए है कि एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी जितना कम होता है हमारा इक्विपमेंट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। यहाँ मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स है उसको जानते हैं जिससे कि आगे हमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहला है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? अ मेजरमेंट टेल्स अस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग। मेजरमेंट के द्वारा जो है हम किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं। इट माइट टेल अस हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज, हाउ हॉट इज, हाउ लॉन्ग इट इज। यानी कोई भी चीज़ कितना हैवी है, कितना हॉट है, कितना लॉन्ग है, ये सब हम मेजरमेंट के द्वारा ही जान सकते हैं। अ मेजरमेंट गिव्स अ नंबर टू दैट प्रॉपर्टी। जब किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो उसके प्रॉपर्टी को एक नंबर के रूप में दिखाते हैं। मेजरमेंट्स आर ऑलवेज मेड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सम काइंड। और मेजरमेंट को करने के लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसके हेल्प से हम मेजरमेंट को करते हैं। लाइक रूलर्स, स्टॉप वॉच, वेंगवे स्केल एंड थर्मोमीटर्स आर ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एग्जाम्पल के लिए रूलर्स हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, या वेंग बैलेंस हो गया, तराजू हो गया, या थर्मोमीटर्स हो गया। इस तरह का अनेकों इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके द्वारा हम मेजरमेंट को करते हैं। A result of measurement is normally in two parts, a number and a unit of measurement. Example, how long it is, 2 meters. तो मेजरमेंट का जो रिजल्ट होता है उसका दो भाग होता है। पहला भाग में हम नंबर्स लिखते हैं और दूसरे भाग में उसका यूनिट लिखते हैं, जैसा कि ऐसा यूनिट। सेकेंड टर्म है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? हाउ क्लोजली अ मेजरमेंट अलाइन विथ अ करेक्ट वैल्यू। एक्यूरेसी हमें यह बताता है कि हमारा जो मेजरमेंट वैल्यू है वो उस ऑब्जेक्ट के ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। द क्लोजनेस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ थिंग बीइंग मेजर्ड। मतलब जिस चीज़ को मेजर किया जा रहा है उसके ट्रू वैल्यू और रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी जो मेजरमेंट किया है उसके रिजल्ट के बीच में कितना क्लोजनेस है, कितना कम गैप है। और दोनों के बीच में जितना ज़्यादा क्लोजनेस होगा उससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेसी इज ए क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, so it often expressed as being high or low but not with numbers. एक्यूरेसी जो है एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, तो इसको नंबर्स के रूप में हम नहीं डिफाइन करते हैं। हम यह बताते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी है या यहाँ पे कम एक्यूरेसी है, या फिर यह मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है और यह कम एक्यूरेट है। इन प्रैक्टिकल दो, हालांकि प्रैक्टिकल केस में इट इज़ ऑफ्टेन यूज क्वान्टिटेटिव एंड द डिफिनेशन बिकम्स द डिफरेंस बिटवीन अ मेजरेंट वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। हालांकि यह क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग इसको भी क्वांटिटेटिव वैल्यू में मेजर कर लेते हैं। और इसका डिफिनेशन क्या होता है कि जो ट्रू वैल्यू है उसके अंदर से हम मेजरमेंट वैल्यू को माइनस कर देते हैं, फिर जो बचता है उसको हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। और लास्ट में जो टर्म है वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है? MU इज द स्टैटिकल डिस्पर्सन ऑफ द वैल्यू एट्रीब्यूटेड टू अ मेजरमेंट क्वांटिटी। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं वहाँ से जो वैल्यू आता है उसका डिस्पर्सन कितना है, उसका स्टैटिकल डिस्पर्सन कितना है, उसका फैलाव कितना है, उस चीज़ को हम MU कहते हैं या फिर अनसर्टेनिटी कहते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट जो है वो एक डाउट होता है जो किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट में एग्जिस्ट करती है। इट माइट थिंक दैट वेल मेड रूलर, क्लॉक एंड thermometer should be trustworthy and give the right answer, but for every measurement, even the most careful, there is always a margin of doubts. यानी हमें यह लगता है कि हम जो मेजर कर रहे हैं किसी रूलर से, क्लॉक से या फिर थर्मोमीटर से, वो भरोसामंद है और वो हमेशा सही रिजल्ट देगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। चाहे हम कितना भी केयरफुली मेजरमेंट कर ले, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ डाउट का मार्जिन रहता है, कुछ ना कुछ रॉन्गनेस होता है, और उसी डाउट को हम अनसर्टेनिटी के माध्यम से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी माइट से डैट द लेंथ ऑफ सर्टन स्टिक मेजर्स 20 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर एट द 95% कॉन्फिडेंस लेवल। दिस रिजल्ट कुड बी रिटेन
20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर एट द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ 95%। मान लीजिए हम कोई स्टिक है और उसका लेंथ 20 सेंटीमीटर हम मेजर करते हैं। इसके साथ ही हमें यह कॉन्फिडेंस, इसके साथ ही हमें वो डाउट भी रहता है कि वो जो लेंथ है वो एग्जैक्ट 20 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है प्लस या माइनस 1 सेंटीमीटर होगा। मान लीजिए हो सकता है वो 90 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर एट द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ 95%। यानी 95% के कॉन्फिडेंस के लेवल से हम यह बता सकते हैं वो जो स्टिक की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर है। आगे हम एक सेपरेट वीडियो में अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को हम कैसे लेते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे। 6.4.6 मेजरिंग इक्विपमेंट शैल बी कैलिब्रेटेड व्हेन द मेजरमेंट एक्यूरेसी और मेजरमेंट अनसर्टेनिटी affect the validity of reported results, or calibration of equipment is required to establish the metrological traceability of the reported result। मेजरिंग इक्विपमेंट जो हमारे पास है जिससे लैब के अंदर मेजरमेंट किया जाता है उसका कैलिब्रेशन किया जाना है when the measurement accuracy और measurement uncertainty affect the validity of reported result। जब आपको लगे कि लैब का रिपोर्टेड रिजल्ट जो है उसकी वैलिडिटी को अफेक्ट कर रहा है आपका इंस्ट्रूमेंट, तो उस टाइम आपको कैलिब्रेशन करवाना है। सेकेंड पॉइंट है कैलिब्रेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश द मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी ऑफ द रिपोर्टेड रिजल्ट। जो भी रिपोर्ट आप रिलीज करते हो उसकी मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कैलिब्रेशन करवाना होगा। यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है ट्रैक करना कि आपका जो इक्विपमेंट है वो कितना ज़्यादा प्रिसाइज है, इसको जानने के लिए हमें कैलिब्रेशन करवाना होता है। मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी को हम आगे की सब क्लोज में जानेंगे। बेसिकली इसमें ये होता है कि आपका जो इक्विपमेंट है उसको कैलिब्रेशन के द्वारा हम यह डिफाइन करते हैं कि वो कितना ज़्यादा प्रिसाइज है। फिर नोट में दिया गया है टाइप ऑफ इक्विपमेंट हैविंग एन इफेक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट कैन इंक्लूड। लैब के अंदर वो इक्विपमेंट जो लैब के द्वारा रिपोर्टेड रिजल्ट के वैलिडिटी को अफेक्ट कर सकता है, उसके अंदर 3 तरह का इक्विपमेंट आता है। फर्स्ट पॉइंट है दोज यूज्ड फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द मेजरेंट। एग्जाम्पल यूज ऑफ अ बैलेंस टू परफॉर्म अ मास मेजरमेंट। सबसे पहले तरह का जो इक्विपमेंट है वो वह इक्विपमेंट है जिसके सहायता से हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। किसी भी चीज़ का मास मेजरमेंट करना है तो उसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इसी तरह किसी का लेंथ मेजर करना है तो उसको भी डायरेक्ट मेजरमेंट के द्वारा किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है दोज यूज टू मेक करेक्शन टू द मेजरेंट वैल्यू। एग्जाम्पल टेम्परेचर मेजरमेंट। सेकेंड पॉइंट यह है कि कुछ इक्विपमेंट ऐसा होता है जिसका यूज हम करेक्शंस के लिए करते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए हम RTD का यूज करते हैं, और बहुत बार होता है कि वहाँ कुछ ना कुछ एरर आता है, जो ट्रू वैल्यू है और जो हमारे मेजरमेंट में आ रहा है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाता है। उस डिफरेंट को कम करने के लिए हम वहाँ पे करेक्शन करते हैं या फिर एडजस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए जो इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं वो भी लैब के रिजल्ट के वैलिडिटी को अफेक्ट कर सकता है, तो उसका भी कैलिब्रेशन किया जाना चाहिए। थर्ड में है इक्विपमेंट दोज यूज टू ऑब्टेन अ मेजरमेंट रिजल्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम मल्टीपल क्वांटिटीज। इस तरह का इक्विपमेंट जो मल्टीपल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के बाद उसका रिजल्ट आता है, उस तरह के इक्विपमेंट को भी कैलिब्रेशन किया जाएगा। जैसे कि पावर मीटर का उदाहरण लेते हैं तो इसमें अलग अलग तरह का क्वांटिटीज हो, तो उसके लिए पावर फैक्टर हो गया, करंट हो गया और वोल्टेज हो गया। फिर तीनों का कैलकुलेशन के बाद हमें पावर का वैल्यू आता है। तो जब भी हम पावर मीटर का कैलिब्रेशन करेंगे तो उसके लिए हमें करंट का, वोल्टेज का, पावर फैक्टर का कैलिब्रेशन सेपरेटली करवाना होगा। Shall calibrate when accuracy and uncertainty affect the test result and required to establish a traceability। जब भी इक्विपमेंट का एक्यूरेसी या अनसर्टेनिटी टेस्ट रिपोर्ट को अफेक्ट करने लगे या फिर ट्रेसेबिलिटी एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़े, उस टाइम हमें कैलिब्रेशन करवाना होगा। डायरेक्ट मेजरमेंट को हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट भी कहते हैं। द इक्विपमेंट यूज फॉर द डायरेक्ट मेजरमेंट, उस तरह का इक्विपमेंट जिससे हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसे कि डायमेंशन को मेजर करना हो, वेट को मेजर करना हो, तो इस तरह का इक्विपमेंट को हम डायरेक्ट मेजरमेंट इक्विपमेंट कहते हैं। इसमें हम डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं, जैसे डायमेंशन को मेजर करना हो, वेट को मेजर करना हो तो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट मेजरमेंट, द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर ऑब्टेन अ मेजरमेंट रिजल्ट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम मल्टीपल क्वांटिटीज। बहुत सारी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के बाद
जो मेजरमेंट आता है उसको हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। जैसे डेंसिटी को अगर मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए उससे पहले मास और वॉल्यूम को मेजर करना पड़ेगा, फिर मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद डेंसिटी का मेजरमेंट हो पाएगा। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बाय यूजिंग आरटीडी एंड थर्मोकपल। आरटीडी या थर्मोकपल से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। आउटपुट ऑफ आरटीडी एंड थर्मोकपल इज इन ओम एंड मिली वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो आरटीडी का जो आउटपुट आएगा वो ओम आएगा और थर्मोकपल का जो आउटपुट आएगा वो होगा वोल्ट मीटर। दिस इज कन्वर्टेड इनटू टेम्परेचर बाय रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड कन्वर्जन टेबल। तो ओम या मिली वोल्ट में जब हमारे पास आउटपुट आएगा उसके बाद फिर स्टैंडर्ड कन्वर्जन टेबल की सहायता से फिर उसको हम टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह का मेजरमेंट को हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेक करेक्शन ऑफ द मेजरमेंट। उस तरह का इक्विपमेंट भी होता है जिसका हम यूज करेक्शन के लिए करते हैं। तो इसको हम क्वालिटी मैनुअल में ऐसे लिख सकते हैं, वी एट द लैब all measuring equipment are calibrated to maintain confidence on the results। हम हमारे लैब में सारे इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन करते हैं जिससे कि लेबोरेटरी के रिजल्ट की कॉन्फिडेंस को मेंटेन किया जाता है। इक्विपमेंट्स आर कैलिब्रेटेड एट डिफाइंड फ्रीक्वेंसी हैविंग ट्रेसिबिलिटी टू नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और इक्विपमेंट का जो कैलिब्रेशन होता है वो डिफाइंड फ्रीक्वेंसी के अंदर होता है और इसके साथ ही कैलिब्रेशन रिकॉर्ड को भी रखा जाता है जो एज पर नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। Second point, if any change appeared between two calibration results, the frequency should be changed। जब भी दो कैलिब्रेशन पीरियड के बीच में हमें यह लगता है कि कोई इक्विपमेंट सही से वर्क नहीं कर या गलत रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं कि कैलिब्रेशन का जो पीरियड है उसको हम कम कर सकते। मान लीजिए जब हम 1 साल पे कैलिब्रेशन करते हैं और हमें लगता है कि ये इक्विपमेंट बीच में ही ख़राब हो जा रहा है तो हम उसको चेक करने के लिए हम 6 महीने पर या 8 महीने पर कैलिब्रेशन कर सकते हैं। 6.4.7 कहता है द लैबोरेटरी शैल एस्टैब्लिश ए कैलिब्रेशन प्रोग्राम विच शैल बी रिव्यूड एंड एडजस्टेड एज नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द स्टेटस ऑफ कैलिब्रेशन। तो ये भी सेल है तो ये भी मैंडेटरी है। तो लैबोरेटरी को कैलिब्रेशन प्रोग्राम एस्टैब्लिश करना चाहिए विच शैल बी रिव्यूड और उसको रिव्यू किया जाएगा एंड एडजस्ट किया जाएगा एज नेसेसरी जहाँ भी ज़रूरत है इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द स्टेटस ऑफ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन के स्टेटस में कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। शैल एस्टैब्लिश अ कैलिब्रेशन प्रोग्राम एंड रिव्यू टू एडजस्ट एज रिक्वायर्ड। और जरूरत पड़े तो इसको समय के अकॉर्डिंगली रिव्यू और एडजस्ट किया जाएगा। तो इसको आप ऐसे फुलफिल कर सकते हैं कि कैलिब्रेशन प्रोग्राम आर एस्टैब्लिश्ड रिव्यूड एंड एडजस्टेड एज नेसेसरी फॉर ऑल रिलेवेंट इंस्ट्रूमेंट दैट हैव सिग्निफिकेंट रिजल्ट। यानी जो भी लैब का इक्विपमेंट है जो कि लैब के रिजल्ट्स के लिए महत्वपूर्ण है उस सभी के लिए एक कैलिब्रेशन प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया जाता है। मास्टर लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट बनाया जाता है और कहीं भी टाइम पीरियड को लेकर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत होता है तो उसको एडजस्ट किया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं द लैब हैज एस्टैब्लिश ए कैलिब्रेशन प्रोग्राम विच इज रिव्यूड एंड एडजस्टेड एज नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस इन द स्टेटस ऑफ कैलिब्रेशन। अब शेड्यूल और कैलिब्रेशन बनाने के लिए मैंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है तो आप चाहो तो थोड़ा बहुत फेरबदल करके भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इक्विपमेंट का नाम लिखना है, फिर आपको लिखना है कि वो इक्विपमेंट का मॉडल क्या है, उसका टाइप क्या है और उसका मैन्युफैक्चर ईयर क्या है। उसके बाद आप डेट ऑफ लास्ट कैलिब्रेशन लिखोगे, मतलब उसका लास्ट कैलिब्रेशन कब हुआ था। फिर आपको कैलिब्रेशन ड्यू ऑन लिखना है, जिस डेट को आपको नेक्स्ट कैलिब्रेशन करवाना है वो डेट यहाँ पे लिखना है। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी सजेस्टेड डेट है नेक्स्ट कैलिब्रेशन के लिए वो डेट यहाँ पे आपको लिखना है। फिर है इंटेंडेड कैलिब्रेशन डेट, यानी आपको कब कैलिब्रेशन करवाना है उस डेट को यहाँ पे लिखना है। इंटेंडेड कैलिब्रेशन बाय, मतलब आपको किससे कैलिब्रेशन करवाना है, कैलिब्रेशन एजेंसी कौन है उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा आपको मास्टर लिस्ट ऑफ कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट बनाना है जिसके अंदर इक्विपमेंट नेम रहेगा, मेक रहेगा, मॉडल रहेगा, इक्विपमेंट का सीरियल नंबर रहेगा, उसका यूआईडी नंबर होगा, यूनिक आईडी, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर होगा, कैलिब्रेशन एजेंसी का नंबर होगा जिसने उसका कैलिब्रेशन किया है, लोकेशन रहेगा कि किस लोकेशन पे वो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, रिव्यू डेट रहेगा कि लास्ट समय आपने कब रिव्यू किया था। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट में आपको मेनली जो चेक करना है NAVL लोगो इज प्रोवाइडेड इन कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, यस और नो। आपको एक चेकलिस्ट बना लेना है और ये सब चीज़ें वहाँ पर 1 to 1 चेक करना है कि जो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें NAVL या फिर ILAC का लोगो है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अंडर विच कैलिब्रेशन कैरिड आउट इज कंट्रोल्ड। जहाँ पे कैलिब्रेशन किया गया है उस जगह का इन्वायरमेंटल कंडीशन ओके है या नहीं है और रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन होना चाहिए।
इसके अलावा मेजरमेंट अनसर्टेनिटी स्पेसिफाइड फॉर और मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट किया गया है उसके आगे मेजरमेंट अनसर्टेनिटी स्पेसिफाई किया गया है या नहीं किया गया है। करेक्ट कैलिब्रेशन डेटा एंड ड्यू डेट प्रोवाइडेड ऑन सर्टिफिकेट, जो डेटा है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर वो करेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर कैलिब्रेशन ड्यू डेट भी लिखा होना चाहिए कि आगे कैलिब्रेशन कब करवाना है या इस कैलिब्रेशन का वैलिडिटी कब तक है। कैलिब्रेशन मेथड्स यूज्ड इज स्पेसिफाइड, आपको ये चेक करना है कि जिस मेथड से कैलिब्रेशन किया गया है वो मेथड ओके है या नहीं है। इसके बाद कस्टमर और लैब नेम, यानी हमारा लैब का नाम उस सर्टिफिकेट के ऊपर सही से लिखा गया है कि नहीं। एड्रेस, हमारा एड्रेस सही से लिखा हुआ है कि नहीं, इसको चेक करना है। इंस्ट्रूमेंट एंड रिपोर्ट डिटेल्स आर करेक्ट, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका सारा डिटेल वहाँ पे करेक्ट होना चाहिए और कैलिब्रेशन का जो डिटेल्स है वो सब वहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, इसको भी चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिपोर्ट इज साइंड बाय ऑथराइज सिग्नेटरी, जो कैलिब्रेशन रिपोर्ट रिलीज होगा उस पर ऑथराइज सिग्नेटरी का सिग्नेचर है या नहीं है, ये भी चेक करना है। कैलिब्रेशन स्टिकर इज प्रोवाइडेड विद द इंस्ट्रूमेंट, जब भी हमें कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो कैलिब्रेशन एजेंसी उसके साथ हमें कैलिब्रेशन स्टिकर भी देता है जिसको हमें इक्विपमेंट के ऊपर चिपकाना होता है। कैलिब्रेशन ऑफ मास्टर इक्विपमेंट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ कैलिब्रेशन, हमें यह भी देखना है कि जिस मास्टर इक्विपमेंट से हमारा इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन किया गया है उस मास्टर इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स वैलिड है या नहीं है। द रेंज एंड एक्यूरेसी मेंशन्ड इन द कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट इज करेक्ट, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर जो रेंज और एक्यूरेसी मेंशन है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। द रिजोल्यूशन मेंशन इन द कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट इज करेक्ट, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर जो रिजोल्यूशन है वो ओके है कि नहीं है, ये सब हमें चेक करना होता है। 6.4.8 ऑल इक्विपमेंट रिक्वायरिंग कैलिब्रेशन और which has a defined period of validity shall be labeled, coded or otherwise identified to allow the user of the equipment to readily identify the status of calibration or period of validity। जो भी इक्विपमेंट है जो लैब के रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस सभी का कैलिब्रेशन करना अनिवार्य है और which has a defined period of validity, और कैलिब्रेशन को एक डिफाइंड पीरियड पे किया जाना है। इसके अलावा लेबल्ड, कोडेड और अदरवाइज आइडेंटिफाइड टू अलाउ द यूजर टू द इक्विपमेंट, लैब के अंदर के इक्विपमेंट को आप कैसे ट्रैक करेंगे इसके लिए आपको लेबल, कोड या कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा। टू रीडली आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ कैलिब्रेशन और पीरियड ऑफ वैलिडिटी, जिससे कि उस इक्विपमेंट के कैलिब्रेशन स्टेटस या वैलिडिटी पीरियड को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। व्हेन कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड, कैलिब्रेशन स्टेटस और वैलिडिटी शैल बी लेबल्ड और कोडेड, जिस भी इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन किया जा रहा है उस इक्विपमेंट के लिए एक लेबल या कोड डिफाइन करना होगा लैब को। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऑल द इक्विपमेंट्स आर आइडेंटिफाइड यूनिकली एंड रिकॉर्ड्स ऑफ कैलिब्रेशन स्टेटस आर मेंटेन, ऑल द इक्विपमेंट हैव लेबल्ड इंक्लूडिंग द टेस्ट डेट, last calibration and next calibration due on to indicate to status of the calibration। यानी लैब के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स है उस इक्विपमेंट को एक यूनिक आईडी दिया गया है जिससे कि उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके अलावा कैलिब्रेशन स्टेटस को मेंटेन किया जाता है और इक्विपमेंट के ऊपर एक लेवल लगाया जाता है जिसके अंदर यह इंक्लूड होता है कि वो इक्विपमेंट किस डेट में उसका कैलिब्रेशन हुआ था और नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट क्या है, जो कि कैलिब्रेशन के स्टेटस को इंडिकेट करता है। तो इस तरह का आप स्टिकर बना सकते हैं जहाँ पे आप उस एजेंसी का नाम लिख सकते हैं जिसने कैलिब्रेशन किया है, फिर UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या UID नंबर आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही आप इक्विपमेंट का नाम भी डाल सकते हैं, फिर कैलिब्रेशन डेट, लास्ट कैलिब्रेशन आपने कब किया था वो डालना पड़ेगा, और कैलिब्रेशन ड्यू डेट, इस कैलिब्रेशन का वैलिडिटी कब तक का है तो वो डेट यहाँ पे डालना होगा। थैंक यू।